तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जो है कि अध्याय आपका 4 चल रहा है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। आपको जो है पढ़ने के लिए मिलेगा कि महत्तम समापवर्तक जो है कि हम लोग फाइंड कैसे करते हैं और जो है लघुत्तम समापवर्तक है उसे कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे। और जो पता है, आप लोगों को पता भी होगा कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए दो विधियां हैं, भाग विधि है और गुणनखंड विधि है। तो हम लोग जो है प्रत्येक को जो है कि एग्जाम्पल द्वारा जो है कि हम लोग दोनों पे देखेंगे कि गुणनखंड विधि से कैसे फाइंड करते हैं और जो है कि भाग विधि से हम लोग कैसे निकालते हैं। तो पहले हम लोग इसमें समझेंगे कि अपवर्तक तथा अपवर्त्य है क्या। ठीक है, इसमें लघुत्तम समापवर्तक में और महत्तम समापवर्तक में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि जो है कि अपवर्त्य और अपवर्तक में अपवर्तक जो अपवर्त्य होता है इसमें आपका कौन अपवर्त्य कहलाता है और कौन अपवर्तक कहलाता है। तो पहले आप समझेंगे अपवर्तक क्या है। अपवर्तक तो अपवर्तक कैसे निकालते हैं जरा गौर से समझिएगा। देखिए, मान लेते हैं कोई संख्या a है, कोई संख्या क्या है b। दो संख्याएं हैं, a संख्या है और क्या है b। यदि a जो संख्या है यह b को यदि पूरा विभाजित कर देता है, यदि a संख्या b को यह पूरा विभाजित कर देता है तो हम लोग कहेंगे कि a जो है b का क्या कहलाएगा, अपवर्तक कहलाएगा। अपवर्तक यानी कि a जो है b का क्या कहलाएगा, अपवर्तक कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल पे अंकों द्वारा देख लीजिए। जैसे ये 2 है और ये क्या है 10। क्या 2 जो है 10 को पूरा विभाजित कर देगा कि नहीं कर देगा, विभाजित कर देगा ना। तो हम लोग कहेंगे कि जो 2 है 10 का क्या कहलाएगा, अपवर्तक कहलाएगा। 2 जो है 10 का क्या कहलाएगा, अपवर्तक कहलाएगा। क्योंकि जो 2 संख्या है 10 को पूरी क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। तो हम लोग कहेंगे कि 2 जो है 10 का क्या कहलाएगा, अपवर्तक। ठीक है, अब ये तो आप जो है कि अपवर्तक समझ गए होंगे। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। 5 और कितना है आपका, सपोज दैट मान लीजिए 25। देखिए पूरा विभाजित करेगा तभी आपका अपवर्तक कहलाएगा, अन्यथा अपवर्तक आपका नहीं कहलाएगा। जैसे देखिए 5 से यदि 25 को डिवाइड करते हैं तो पूरा विभाजित हो जाएगा ना। तो कहेंगे कि 5 जो है 25 का क्या कहलाएगा, अपवर्तक कहलाएगा। 5 25 का क्या कहलाएगा, अपवर्तक। यानी कि जो संख्या जिसको विभाजित कर देती है वह उसी का अपवर्तक कहलाता है। जैसे 5 25 को विभाजित करेगा तो 25 का अपवर्तक कौन कहलाएगा, 5। ठीक है, क्योंकि 5 जो है 25 को पूरा क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं अपवर्त की। ये तो आपको क्लियर हुआ। इसमें 2 जो है 10 का अपवर्तक था। क्यों अपवर्तक था, क्योंकि 2 जो है 10 को पूरी क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। तो कहेंगे कि जो 2 है 10 का अपवर्तक कहलाएगा। अब बात करते हैं अपवर्त की, इसकी अपवर्त। ठीक है, अब देखिए a जो है यदि b को विभाजित करता है तो यदि हम लोग कहेंगे b को जो है कि a का अपवर्त कहेंगे, b को a का क्या कहेंगे, अपवर्त कहेंगे। क्योंकि जो a है b को जब विभाजित करता है तो मैं पूछता हूं कि ये बताइए आप लोग कि b जो है a का क्या कहलाएगा, तो b जो है a का अपवर्त कहलाएगा। इसमें देखिए 2 जो है 10 को विभाजित करेगा तो ये मैं पूछ सकता हूं कि, तो इतना आपको कंफर्म हुआ। अब यहाँ पर मैं पूछूंगा कि ये बताइए 25 जो है 5 का क्या कहलाएगा, 25 जो है 5 का क्या कहलाएगा, अपवर्त कहलाएगा। क्योंकि 5 जो है 5 से जो है 25 डिवाइड हो जा रहा है। यदि हम उल्टा बात करते हैं, इस देखिए देखिए कि मैं कैसे जो है कि मैं कैसे पूछ रहा हूँ आपसे कि 5 जो है 25 का क्या कहलाएगा, अपवर्तक कहलाएगा। 5 जो है 25 का अपवर्तक कहलाएगा। जो संख्या यदि जिस संख्या को विभाजित करती है तो वह उसी का अपवर्तक कहलाता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देख लिए 7 जो है 14 का क्या कहलाएगा, 7 जो है 14, यानी कि 7 14 का क्या कहलाएगा, इसे अपवर्ती बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, अपवर्तक बोलेंगे, अपवर्त नहीं अपवर्तक। ठीक है, यानी कि 7 जो है 14 का क्या है, अपवर्तक है। ठीक है ना। अब यहां से यदि पूछता हूं मैं कि ये बताइए 14 जो है 7 का क्या है, तो 14 जो है 7 का यह क्या है, अपवर्त्य है। क्या है, अपवर्त। ठीक है, यदि 14 को पूछते हैं कि 14 7 का क्या कहलाएगा तो अपवर्त्य हो जाएगा। और यदि मैं ये पूछता हूँ कि 7 जो है 14 का क्या कहलाएगा तो ये क्या कहलाएगा, अपवर्तक। क्योंकि 7 जो है 14 को पूरा क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। तो फ्रेंड्स ये रहा कुछ एग्जाम्पल, यानी अपवर्तक का और अपवर्तक का। ठीक है, उम्मीद हुई कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कैसे जो है कि आप फाइंड कर सकते हैं
कि अपवर्तक क्या होता है और अपवर्तक क्या होता है, इसे आप लोग याद रखिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं महत्तम समापवर्तक। तो देखिए महत्तम समापवर्तक में आपको क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। देखिए महत्तम समापवर्तक में आपको महत्तम समापवर्तक जब भी निकालना होगा तो आपको दो विधि से निकालेंगे महत्तम समापवर्तक, यानी कि निकाल कर मैं बताऊंगा कैसे जो दो विधि से आप निकाल सकते हैं। पहले बेसिक चीजें समझ लीजिए, इसके बाद जो है कि हम लोग एग्जाम्पल इसमें भी समझेंगे महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको फाइंड करना है महत्तम समापवर्तक, जिसे हम लोग HCF बोलते हैं, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। देखिए इसमें आपको करना क्या है, महत्तम समापवर्तक होता क्या है पहले ये समझिए। ऐसा आपको बड़ा से बड़ा अंक लेना है जो कोई भी संख्या दी गई है, जितनी भी आपकी संख्याएं दी गई होंगी उनको यदि पूरा पूरा विभाजित कर देता है तो हम लोग कहेंगे कि वही आपका क्या हो गया, महत्तम समापवर्तक। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं, यानी कि आपका 15 हो गया, 30 हो गया और कितना हो गया, 45। देखिए आपको इसका जो है कि महत्तम समापवर्तक फाइंड करना है, यानी कि मौसा, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मौसा बोलते हैं। महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है कि आपका कितना होगा। तो आपको पता होगा कि महत्तम समापवर्तक वही होगा, यानी कि जो बड़ी से बड़ी आपको संख्या ऐसी जो है कि लेनी है, बड़ी से बड़ी संख्या जो आपका वह जो संख्या है 15 को भी डिवाइड कर दे, 30 को भी डिवाइड कर दे और किसको, 45 को भी वह डिवाइड कर दे, ताकि वह आपकी जो है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक के रूप में आ सकती है। बड़ी से बड़ी आपको संख्या बताना है, तो आपको पहले ही पता चल गया होगा कि बड़ी से बड़ी संख्या वह कौन सी है जो आपको जो है कि 15 को भी डिवाइड कर दे, 30 को भी और 45 को भी डिवाइड कर दें। देखिए एक तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं 15, 30 और 45 का जो है कि मौसा आपको फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग दो विधि लागू करेंगे, गुणनखंड विधि से। देखिए महत्तम समापवर्तक की दो विधियां हैं, गुणनखंड विधि और क्या, भाग विधि। तो पहले हम लोग भाग विधि से और गुणनखंड विधि से नहीं निकालेंगे, पहले महत्तम समापवर्तक होता क्या है पहले उसको आप समझ लीजिए, ठीक है ना। देखिए तो इसमें देखिए कौन ऐसा अंक है जो सभी संख्याओं को डिवाइड कर सकता है। तो देखिए एक तो आपका 3 भी है, 5 भी है और 15। देखिए 3 से 15 कट जाएगा, 3 से 30 कट जाएगा, 3 से 45 भी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। लेकिन 5 से भी 15 कटेगा, 5 से 30 भी कट जाएगा, 5 से 45 भी कट जाएगा, 15 से भी ये सभी कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे। लेकिन 3 संख्याएं आ गई। लेकिन महत्तम समापवर्तक में वही संख्या होती है जो बड़ा से बड़ा होता है और आसानी से वो डिवाइड कर सकता है। तो ये तो तीनों से कट रही है, तीन और संख्या है ना, कोई बात नहीं। अब आपको ये देखना है इसमें बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा वही आपका महत्तम समापवर्तक होगा। तो आपका सबसे बड़ा कितना है, 15, यानी कि सबसे बड़ा से बड़ा अंक आपका ऐसा है 15 है जो आपको 15, 30 और 45 तीनों को डिवाइड कर सकता है। तो महत्तम समापवर्तक कितना हुआ फ्रेंड्स, आपका 15 हुआ, ठीक है। तो ये कुछ तो हम लोग बेसिक से समझे ना, लेकिन हम लोग नियम द्वारा समझे हल करेंगे तो आप फटाक से हल कर सकते हैं। ये तो थोड़ा बेसिक में समझा दिया कि महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः रूप से क्या करे, विभाजित कर दे, तो वही आपका महत्तम समापवर्तक होता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो आपको उम्मीद होगी कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का आप परिभाषा समझ गए होंगे। परिभाषा क्या है, यानी महत्तम समापवर्तक का, यानी कि वह संख्या, बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्याओं को, यानी जिनका आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है, उनको बड़ी से बड़ी आपको ऐसी संख्या लेना है जो संख्या इनको आसानी से जो है पूरा पूरा विभाजित कर दे, बड़ी से बड़ी संख्या लेना है, वही आपका कहलाएगा महत्तम समापवर्तक। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये महत्तम समापवर्तक आप लोग समझ गए। तो चलिए देखते हैं कि महत्तम समापवर्तक निकालने की कितनी विधियां हैं। तो चलिए देखते हैं महत्तम समापवर्तक निकालने की विधियां आपको बता देते हैं कौन कौन सी विधियां हैं और कैसे दोनों विधियों द्वारा आप फाइंड करेंगे। दो ही विधियां हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। चलिए देखते हैं निकाल करके कैसे आप करेंगे, ठीक है। तो देखिए मेरे प्रिय छात्रों, ये आपका जो है कि अब हम समझाएंगे महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां। मैं बता चुका हूं दो विधियां हैं, नंबर 1 है गुणनखंड विधि, नंबर 2 है भाग विधि। तो मैं एक एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको, जो है कि एक एग्जाम्पल द्वारा आपको कंफर्म हो जाएगा कि गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं और भाग विधि से कैसे निकालते, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले गुणनखंड विधि से हम निकाल कर बताते हैं। तो पहले देखिए मैं लेता हूं 24 और इसके बाद 30 का और इसके बाद किसका, 42 का। इसको आपको बताना है क्या, मौसा, यानी कि 24, 30 और 42 का आपको मौसा फाइंड करना है। कि मौसा आप कैसे निकालेंगे, आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और भाग विधि से, जो भी आपको विधि सिंपल लगे, आसान लगे, आप उसी से निकाल सकते हैं। देखिए पहले 24 है ना, तो पहले हम लोग 24 को डिवाइड करेंगे, यानी कटा देंगे। 24 गुणनखंड द्वारा कटाइए, पहले हम लोग समझ रहे हैं किस पे, गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। तो गुणनखंड विधि से कटाएंगे तो आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4 दूनी के 8 और 8 3 के 24, ऐसे कटा सकते हैं।
और बात है आपको ये समझने में दिक्कत है कि सर हम लोग कहाँ से ये लाएंगे, तो आप जो है कि एलसीएम द्वारा ऐसे डिवाइड, यानी 24 को पहले कटा लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 2 से 3, यानी कि यही आपका गुणनखंड हो गया कट करके, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना 3, ऐसे आप कटा करके रख सकते हैं। ठीक है, हर एक सभी को। अब देखिए 30 को कटाइएगा, ठीक है, 30 को कटाएंगे तो क्या बनेगा, 2 तिहाई 6 बना, 6 पाँचे 30, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं ना, तभी तो 30 होगा। आप फिर इससे ऐसे कटाकर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 42, 42 का आपका कितना होगा, 42 को कटाएंगे तो हो जाएगा 2 गुणे, यानी 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 6 7 42, इतना हुआ कि नहीं। आपको पता करना है मासा, क्या पता करना है, मासा। तो ये आपका गुणनखंड विधि है। मासा किस विधि से, गुणनखंड विधि। तो मासा आपको ऐसे निकालना है, आप लोग जो है कि 11 में पढ़े होंगे, ठीक है ना, इंटरसेक्शन पढ़े होंगे ना, इंटरसेक्शन ये भी है जिसे मासा बोलते हैं। देखिए तो मासा में आपका वही होता है, यानी ऐसा आपको अंक लेना होता है जो देखिए 1 2 3 जो तीनों में मौजूद होगा वही आपका मासा में आएगा। देखिए क्या क्या मौजूद है, ये जो 2 है सभी में है, इसमें एक बार 2, इसमें एक बार 2, इसमें एक बार 2, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, कैंसिल, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, कैंसिल। अब देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3, 3 3 3 सभी में 3 आ रहा है, यानी कि 1 2 हो गया, 1 3। और कोई अंक है जो सभी में मौजूद है, नहीं है ना, तो आपका मासा जो फाइंड हुआ 3 दूनी के 6, ये रहा मेरे प्रिय छात्रों एलसीएम। ठीक है, मासा समझ में आया, ये आपका क्या है, मासा है, यानी इतने का आपको मासा फाइंड करना है। कंफर्म है, चलिए आगे देखिए। अब ये मासा निकल गया किस विधि से, गुणनखंड विधि से। अब समझिए जरा भाग विधि से, किस विधि से, भाग विधि से। देखिए इसी का सोल्यूशन भाग विधि से मैं करा रहा हूं, आप लोग ऐसे रन लीजिए इसको, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ वास्तव में हम लोग का जो भाग विधि से हम लोग एलसीएम निकाले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मासा जो निकाले हैं सही है गलत। ठीक है, भाग विधि से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए आपको आसान पड़ेगा भाग विधि वाला, ठीक है ना। देखिए आपको 24 30 42 का निकालना, हम लोग पता है कि 6 होगा, लेकिन कैसे 6 होगा, जरा भाग विधि से। अब किस विधि से हम लोग को देखना है, भाग विधि से यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो भाग विधि से करेंगे मेरे प्रिय छात्रों, तो कैसे निकालना है जरा समझिए। 24 30 और 42 में जो है सबसे छोटा कौन है, ठीक है, सबसे छोटा कौन है। देखिए कौन सबसे छोटा है, 24 30 42 में 24 सबसे छोटा है ना, कंफर्म है, सबसे छोटा 24 है। अब देखिए 24 तो सबसे छोटा हो गया, 24 से थोड़ा बड़ा कौन है उसी में डिवाइड कीजिएगा। 24 से थोड़ा बड़ा कितना है, कौन है, 30। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो गया 24 हो गया, ये आपका कट जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 6 शेष बचा, 24 से 6 में भाग नहीं जाएगी, फिर 24 को उतार दीजिए, कंफर्म है, 6 चौको 24, कटा कि नहीं कटा, 6 डिवाइड कर दिया ना, 6 से पूरा कट गया, फिर 6 से जो है जो संख्या बच गया उसको डिवाइड कीजिए, क्या बचा हुआ है, 42 बचा हुआ है, तो 42 को डिवाइड कर दीजिए, 6 7 42, अब कितना हो गया 7, 6 7 42, कटा कि नहीं कटा, ठीक है। तो ये रहा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपका हाईएस्ट का यानी कौन ऐसी संख्या है जो सभी को डिवाइड कर रही है, 6, यानी कि ये रहा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मेरे प्रिय छात्रों उम्मीद होगी कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए यदि कोई भी आपका मान ना हो, यानी कि इसमें कोई भी अवयव कॉमन ना हो, इसमें मान लीजिए सपोज इसमें 3 भी नहीं आता, इसमें भी 2 नहीं आता है, यानी कि आपको एक ऐसी संख्या मिल जाएगी कभी कभी जो जिसमें आपका कोई अवयव कॉमन नहीं होगा, यानी कि आपका मासा कुछ भी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होता है तो 1, कुछ भी नहीं होता 1, यानी कुछ भी जब कॉमन नहीं होगा तो आप समझ जाएंगे कि आपका एक ऐसा अवयव है जो सभी में होगा। नहीं कब, जब कोई भी अवयव सभी में कॉमन नहीं होता है तब, ठीक है। तो ये रहा मेरे प्रिय छात्रों गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा क्या, मासा। तो अब हम लोग इसी तरह से देखेंगे कि जरा मासा तो ये रहा, अब लसा हम लोग निकालेंगे कि लसा जो है गुणनखंड विधि भाग विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग लसा भी देख लेते हैं गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। देखिए लसा हम लोग फाइंड करते हैं कि लसा जो है कि कैसे भाग विधि गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। चलिए समझिएगा लसा, ठीक है, मैं इसी पे समझा देता हूँ लसा, ठीक है ना। आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, इसी पे समझा दे रहा हूं मैं, ठीक है। यही आपको क्वेश्चन या अलग मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है ना। चलिए मैं पूरा मिटा देता हूं, इसके बाद समझा देता हूं अच्छी तरह से। जरा इसमें गौर से समझिएगा क्या हुआ है, कॉमन इसमें अवयव लिया जा रहा था, ठीक है, कॉमन इसमें अवयव लिया जा रहा था ना। अब हम लोग बात करते हैं जो है कि लसा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक जो है कैसे निकालते हैं, इसको भी जरा समझ लेते हैं भाई, कैसे आप फाइंड करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं थोड़ा, हम अभी लघुत्तम समापवर्तक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा प्रोसेस अभी अंश और हर वाला था, तो मैं इसको बता दे रहा हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए कैसे जो है कि अंश और हर में यदि दे देता है तो बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक ना। तो इसमें मैं यहाँ पर महत्तम समापवर्तक जो है आपका अंशों का यदि देता है कि अंश और हर में दे देता है मान, और कहता है कि इसका जो महत्तम समापवर्तक कैसे निकाल, जो महत्तम समापवर्तक फाइंड कीजिए, तो हम लोग फार्मूले के अनुसार करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे लघुत्तम समापवर्तक जो है कि कैसे निकालते हैं भाग विधि से और गुणनखंड विधि से, और जो है कि अंश और हर का जो है कि लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, यानी कि अंश और हर में दिया रहेगा तो। लेकिन इस वीडियो में हम महत्तम समापवर्तक तक जो है कि कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। ये आपका अंतिम टॉपिक है। इसके बाद अगले वीडियो में अगला प्रोसेस लेकर चलेंगे महत्तम समापवर्तक का, लघुत्तम समापवर्तक का, ठीक है ना। देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि 1/3, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए फार्मूला क्या कहता है कि अंशों का यदि अंश और हर में दिया रहे और महत्तम समापवर्तक पूछता है तो निकालेंगे अंशों का मासा, पहले अंशों का मासा निकालेंगे, इसके बाद हरों का क्या लसा, पहले हम लोग फाइंड कर लें। तो अंशों का मासा निकालिए, पहले 1 है, इसके बाद 3 है, 5 है, इसके बाद 7 है, इसके बाद कितना है 9। इनका पहले मासा फाइंड कीजिए। इसका 1 हो जाएगा गुणनखंड, इसका 3, इसका 5, इसका 7, इसका हो जाएगा 3 गुणे कितना 3। कंफर्म है? 3 लिखे ना, इसको गुणनखंड द्वारा तोड़ेंगे तो इतना होगा 3 गुणे 3 ना। अब देखिए मासा की बात करें, अंशों का क्या पूछ रहा है मासा, अंशों का मासा पूछ रहा है, तो मासा निकालने के लिए देखिए ऐसा अवयव जो सभी में कॉमन हो, ऐसा अवयव जो सभी में कॉमन, इसमें 1 है, इसमें 3, 3 एक साथ, कोई भी ऐसा नहीं है अवयव जो सभी में कॉमन है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो एक, जो कुछ भी कॉमन सभी में नहीं होगा तो एक कॉमन होता है, क्योंकि सभी में एक माना जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या मासा आपका 1 हुआ, कंफर्म है। इसके बाद हरों का क्या निकालिए लसा, हरों का लसा निकाल लीजिए, 3, 4, 6, 8 और कितना 9, ये 3 हुआ। 2, 4 को तोड़ सकते हैं 2 गुणे 2, 6 को तोड़ सकते हैं 2 गुणे 3 के रूप में तोड़ सकते हैं ना, 8 को तोड़ सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 9 को तोड़ सकते हैं 3 गुणे 3, 3 ते लिखे ना, इतना कंफर्म है नहीं, ये 10 है ना, 10 है तो आपका हो जाएगा 2 गुणे कितना 5, ये कंफर्म हुआ, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे जरा समझते रहिए, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या निकालना है लसा निकालना है। तो लसा क्या कहता है, लसा मैं बताया नहीं तो कहेगा क्या, ठीक है। अभी मैं बताया भी नहीं कि लसा कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन आप लोग कुछ पता होगा, पहले पढ़े होंगे। तो देखिए लसा आपको ये कहता है कि यदि जो कॉमन होता है अवयव उसको भी रखिए, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी रखिए। और हाँ, लसा में आपको देखना है कि कौन सा अवयव किसमें सबसे ज्यादा है, जो अवयव सबसे ज्यादा बार आया रहेगा वही आपका लसा में होगा। देखिए कॉमन इसमें देखना है, कॉमन है या ऐसे कॉमन नहीं देखना चाहते तो पहले ये देखिए कि कौन ऐसा अवयव है जो 1 से अधिक बार, यानी सबसे अधिक बार कौन आया है वो देखिए। 2 इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 3 बार, तो 2 इसमें कौ बार आया है 3 बार, सबसे अधिक बार 2 3 बार है ना, तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, कंफर्म है। अब देखिए तो सबसे अधिक बार 2 आया 3 बार। अब देखिए 3 की बारी आ जाइए, इसमें 3 एक बार, इसमें 3 एक बार, अब किसी में 1 नहीं, किसी में नहीं है ना, तो 3 कौ बार आया है 1 ही बार है, सबसे अधिक बार 1 बार है। अब 5 सबसे अधिक बार कौ बार है 1 ही बार, 5 सबसे अधिक बार है, तो ये हो जाएगा 5। मल्टीप्लाई कराइए, 5 3 15, 15 दूनी के 30, 30 दूना के 60, 60 दूना के 120, तो आपका ये हो गया 120। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है फ्रेंड, ये इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखिए मासा लसा फाइंड हो गया, कहता है कि आप महत्तम समापवर्तक बता दीजिए, तो अंशों का मासा, तो अंशों का मासा कितना रहा 1, अब आटा में हरों का लसा, तो हरों का लसा कितना रहा 120। तो मेरे प्रिय छात्रों ये रहा आपका आंसर, समझ में आया, उम्मीद है कि समझ में आ गया हो, अच्छी तरह समझ में आ गया है ना। ये आपका रहा अंशों का मासा और हरों का मासा, ठीक है। यानी अंश और हर में आपको मासा पूछता है, महत्तम समापवर्तक पूछता है अंश और हर का, तो ऐसे हम लोग जो है कि फाइंड कर सकते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे गुणनखंड विधि भाग विधि से जो है कि लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, और हरों का अंश और हरों का जो है कि लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन जो है कि मिलती रहे, कोई भी आपके लिए अपलोड नई वीडियो की जाए तो आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो आपको दिया जाएगा लघुत्तम समापवर्तक से गुणनखंड विधि भाग विधि और जो है अंश और हरों का जो है कि लघुत्तम समापवर्तक कैसे फाइंड करते हैं, वो भी हम आपको अगले वीडियो में सिखाएंगे, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।